नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज की बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी, जहरीला जाम क्यों ले रहा है जान। दूसरी खबर आपको समझाएंगे, क्यों कहा जा रहा नए सीएम जल्द, क्योंकि अब बिहार में बहुत जल्द सियासी हलचल आपको देखने को मिलेगी। तीसरी खबर आपको बताएंगे, नीतीश की बढ़ाई गई सुरक्षा को समझिए। और चौथी खबर आपको बताएंगे, अंधविश्वास के चक्कर को समझिए, क्योंकि अंधविश्वास में आकर के एक मां ने अपने बेटी की बलि चढ़ा दी। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बात मोतिहारी की खबर की। मोतिहारी में एक बार फिर से कथित जहरीले शराब कांड ने सनसनी फैला दी। स्प्रिट पीने से एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है और 3 व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घर वालों का कहना है कि शराब पीने से तबीयत बिगड़ी, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ये है लोहा सिंह। लोहा सिंह की आंखों की रोशनी चली गई है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। अस्पताल ले जाया जा रहा ये है गाजर कुमार पासवान। इसने भी वही शराब पी रखी है जिसे पीकर लोहा सिंह और लड्डू शाह की तबीयत बिगड़ी और फिर चंदू नाम के शख्स की भी मौत हो गई। गाजर पासवान के पिता कहते हैं कि घर के बगल में ही शराब बनती है और पीने वाले हर रोज 2-4 गिलास पी जाते हैं। ये लोग डेली पिया तरह सर, डेली यहाँ लोग माने कमाई या जरूर 2 गिलास 4 गिलास जग पी रोज। ये लोग के आसानी से मिल जाता है। हाँ। मोतिहारी में एक बार फिर कथित जहरीली शराब कांड ने सनसनी फैला दी। स्प्रीट पीने से चंदू नाम के व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। कथित जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन में है। मद्य निषेध की टीम और रघुनाथपुर तुरकौलिया थाने की पुलिस कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। शराब माफिया को तलाशा जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। तो बात तो जरा बोलने के कंडीशन में आ जाए तभी ना। अभी बोलने के कंडीशन में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बोले स्थिति ठीक है, शाम तक सुधार हो जाना चाहिए। कुछ पता चला है वहाँ पे जो लोकल अनुसंधान है उसमें कुछ पता चला? टीम सब काम कर रही है, देखते हैं कुछ बता पाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे हम लोग। अभी पिछले ही महीने सारण में जहरीली शराब पीने से संदिग्ध स्थिति में कई लोगों की मौत हुई थी और करीब 20 दिन के अंदर मोतिहारी का मामला सामने आ गया। सवाल है कि शराबबंदी में कैसे बनाई जा रही थी शराब। ग्रामीणों को शराब बनने की जानकारी थी तो फिर पुलिस क्यों बेखबर थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या चौकीदार ने शराब बनने की सूचना थाने को नहीं दी? अगर थानेदार को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस के संरक्षण में चल रहा था शराब का धंधा? अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो मोतिहारी में संदिग्ध स्थिति में हुई मौत ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप खबर तो समझिए, जहरीला जाम क्यों ले रहा जान। ये सवाल इसलिए क्योंकि मोतिहारी में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की जान चली गई है, उसकी मौत हो गई है, जबकि 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं और इन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बीमार व्यक्ति से जब बात हुई तो उसने बताया कि स्प्रिट पिया था, जिसके बाद ऐसा हुआ है। वहीं बीमार व्यक्तियों के घर वालों से जब बात हुई तो घर वालों का आरोप है कि शराब पीने से तबीयत बिगड़ी। गांव में शराब बनाई जाती है और बहुत दिनों से शराब का धंधा चलता है। अब सवाल है कि बिहार में शराबबंदी है, फिर शराब से मौत की बात क्यों कही जा रही है? तो ऐसे में शराबबंदी में शराब से मौत वाली खबर को समझना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि पहले शराबबंदी को समझा जाए। तो आपको बता देते हैं कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और अभी साल 2026 चल रहा है। मतलब पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के इन 10 सालों में 190 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और प्रशासन की ओर से
पिछले साल तक की पुष्टि जो है वो यही की गई है। हालांकि जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। अब सबसे ज्यादा शराब पीने से संदिग्ध मौत कहां हुई है वो जान लीजिए। बिहार के सारण जिले में, सिवान जिले में, गयाजी, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिले में। संदिग्ध मौत पर उठते सवाल को समझिए। आखिर शराबबंदी में शराब से मौत कैसे? क्योंकि 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को लेकर के हर मुमकिन कोशिश की गई। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। चौकीदार से लेकर के थाना अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। जिस पंचायत में शराब मिलेगी वहां का चौकीदार इसके लिए जिम्मेदार होगा, यह तय किया गया। जिस थाने में शराब मिलेगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा, यह भी तय किया गया। लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सवालों से खबर को समझिए। सवाल ये कि अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार को खबर क्यों नहीं हुई? अगर चौकीदार को शराब की खबर थी तो चौकीदार ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अगर थाना क्षेत्र में शराब बनाई जा रही थी, बन रही थी, बिक रही थी तो थानेदार को सूचना क्यों नहीं थी? सवाल यह भी, अब तक शराब को लेकर थानेदार ने क्या किया? शराब के धंधेबाजों पर क्या कार्रवाई हुई है? अब जबकि ऐसी घटनाएं घट रही है तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी में कैसे बनाई जा रही थी शराब? ग्रामीणों को शराब बनने की जानकारी थी तो पुलिस को क्यों नहीं थी? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? क्या चौकीदार ने शराब बनने की सूचना थाने को नहीं दी? अगर थानेदार को पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस के संरक्षण में शराब का धंधा चल रहा था? और इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी? क्या कार्रवाई होगी यह भी देखना होगा। बढ़ते आगे, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 16 मार्च 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 30 मार्च 2026 विधान परिषद से नीतीश कुमार का इस्तीफा। 10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण संभव। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वे 10 तारीख की शाम या 11 तारीख की सुबह तक पटना लौट आएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। सूत्र के हवाले से खबर यह है कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार मिलने की संभावना है। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। अब राज्यसभा की वो सदस्यता लेंगे, राज्यसभा का शपथ लेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो कब वो इस्तीफा देंगे। बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे एनडीए का आंतरिक मामला बता रहे हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि एनडीए आपस में मिल करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के नए नेता का चयन करेगा। दूसरी ओर बिहार में होने जा रहे इस बदलाव पर आरजेडी के नेता चुटीले अंदाज में तंज कस रहे हैं। ठीक है, अब तो तय हो चुका है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। गृह विभाग ने भी उनको छुट्टी कर दी है। माना जाता है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है। ऐसे में 14 के बाद बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब सबके जहन में यही सवाल घूम रहा है कि नीतीश के बाद कौन होगा बिहार का अगला सीएम। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में अब नए सीएम को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सुगबुगाहट है कि कब नई सरकार बनेगी। तो अब आप खबर तो समझिए, आखिर क्यों कहा जा रहा है नए सीएम जल्द? मतलब इसकी चर्चा क्यों हो रही है कि अब बिहार को बहुत जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है?
तो इसको समझने के लिए आपको हालिया घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद 30 मार्च को नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और 10 अप्रैल को नीतीश कुमार का राज्यसभा में शपथ ग्रहण संभव है। मतलब ये कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर अब दिल्ली चले। कयास लग रहा है कि राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार दे सकते हैं। अब नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन होगा और बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर के ही सुगबुगाहट तेज है। सूत्र बता रहे हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। 14 अप्रैल के बाद नई सरकार का बिहार में गठन हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और यही सवाल पूरे बिहार वासी के जहन में चल रहा है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हालांकि उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा। उन्हें एसएसजी के साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिलेगी। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा पहले से कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्हें एसएसजी के साथ साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिलेगी। नीतीश कुमार की राजनीतिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। बता दें, Z+ सुरक्षा देश में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। Z+ श्रेणी हाई लेवल की सुरक्षा इंतजामों में से एक है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति के घेरे में 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 10 से अधिक NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल होते हैं। सुरक्षा के इस घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री को मिलने वाली NSG की सुरक्षा के बाद Z+ श्रेणी की सुरक्षा को सबसे बड़ा माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार जैसे ही सीएम पद से इस्तीफा देंगे तो उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो और ज्यादा कड़ी कर दी जाएगी। अब आप खबर तो समझिए कि आखिर ये एक फैसला क्यों लिया गया है। उसे समझने से पहले आप ये समझिए कि राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। नीतीश कुमार के पास फिलहाल यानी कि अभी जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें एसएसजी की सुरक्षा मिली भी है, लेकिन अब एसएसजी के साथ Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी सीएम नीतीश कुमार को मिलेगी। मतलब ये कि नीतीश कुमार की सुरक्षा का जो घेरा है वो पहले से और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अब नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऐसे में समझना जरूरी है कि ये Z+ सुरक्षा क्या है या भारत में सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, भारत में सुरक्षा व्यवस्था वाली खबर को समझिए तो आपको बता दें कि भारत में 6 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। ये 6 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। एसपीजी की सुरक्षा, और उसके बाद Z+ श्रेणी की सुरक्षा, उसके बाद Z श्रेणी की सुरक्षा, फिर Y+ की सुरक्षा, उसके नीचे आता है Y श्रेणी की सुरक्षा, और सबसे निचले स्तर की सुरक्षा व्यवस्था को X कैटेगरी की सुरक्षा कहा जाता है। अब आप खबर तो समझिए। एसपीजी जिसे सबसे बड़ी विशिष्ट सुरक्षा मानी जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था को समझिए तो सुरक्षा कर्मी विशेष रूप से इसमें ट्रेंड होते हैं और 50 से 55 सुरक्षा कर्मियों की इसमें संख्या होती है और विशेष रूप से ये ट्रेंड होते हैं। CRPF NSG की टीम होती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा को अब आप समझिए तो सुरक्षा कर्मी की संख्या इसमें 20 से 26 होती है। CRPF पुलिस प्लस कभी कभी इसमें NSG भी होते हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को अब आप समझिए तो इसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या 12 से 15 होती है और ज्यादातर पुलिस के जवान इसमें शामिल होते हैं।
वाई कैटेगरी की सुरक्षा कैसी होती है उसे समझिए। तो सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं उनकी संख्या 8 से 11 होती है। 2 PSO होते हैं, CRPF या पुलिस आधारित ये टीम होती है। अब आपको एक्स कैटेगरी की सुरक्षा समझाते हैं। तो इसमें सशस्त्र पुलिस जवान होते हैं जिनकी संख्या 2 से 4 होती है। PSO 1 होते हैं, कोई कमांडो नहीं इसमें होता है। अब आप समझिए कैसे तय होती है सुरक्षा की कैटेगरी, मतलब किस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा दी जाएगी। तो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर यह कैटेगरी तय की जाती है और खतरे की संभावना के अनुसार यह तय किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब यह समझिए कौन तय करता है सुरक्षा की कैटेगरी। तो गृह विभाग या यूं कहें गृह मंत्रालय इसे तय करता है और गृह मंत्रालय के आदेश पर ही ये लागू किया जाता है। अब ऐसे में खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। हजारीबाग की निर्भया के लिए लोग सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहे थे। राजनीतिक बार पलटवार तेज था, लेकिन पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि बच्ची की हत्या उसकी मां ने ही अंधविश्वास के चक्कर में कर दिया है। आरोपी मां समेत 3 आरोपी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिसने जन्म दिया अगर वही मौत के घाट उतार दे तो सवाल तो बनता ही है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। 24 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन एक मां ने बेटे की लंबी उम्र के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी और फिर बांस झाड़ी में शव को फेंक दिया। शव मिलने के बाद खूब हंगामा हुआ, जुलूस निकाले गए। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन SIT की जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मां रेशमी देवी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान थी और 1 साल से कुसुम्बा गांव की महिला तांत्रिक शांति देवी उर्फ भक्तिनी के संपर्क में थी। तांत्रिक ने मां को छोटी बच्ची की बलि ही इसका समाधान बताया था। तांत्रिक ने बच्चे की मां से इसके लिए 251 रुपए लिए थे और घर के सामने मंदिर में तंत्र मंत्र और पूजा की। तांत्रिक ने बच्चे को सिंदूर, टीका, काजल लगाकर पूजा की। उसके बाद बच्ची को भूत बांधने वाली जगह बांसवाड़ा ले जाया गया। बांसवाड़ा में मां का प्रेमी भीम राम भी पहुंचा हुआ था। बांसवाड़ा में बच्ची को जमीन पर लिटाकर तंत्र मंत्र किया गया और फिर भीम राम ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला यही नहीं रुका, हत्या के बाद बच्ची का सिर फोड़कर खून चढ़ाया गया। तांत्रिक ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए अष्टमी नवमी का समय बताया था, इसलिए नवमी की रात बच्ची की हत्या कर दी गई। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने परिवार की संलिप्तता के कारण मुआवजा की राशि भी रोक दी और पूरी जांच के बाद आगे की कार्रवाई होने की बात कही है। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। सोचिएगा जरूर, आज के दौर में भी अंधविश्वास ने कुछ लोगों को ऐसे जकड़ लिया है जिसमें रिश्ते ही शर्मसार हो जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मासूम की हत्या से पूरे हजारीबाग में बवाल मचा हुआ था। लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। अंधविश्वास वाली खबर को अब आपको समझाते हैं, पूरी कहानी आखिर इसके पीछे क्या रही। देखिए, अंधविश्वास, जादू टोना के चक्कर में कई जान जाती रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों को अगर देखें, 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, NCRB के आंकड़े के मुताबिक 2021 में 68 लोगों की हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई है। 2020 में NCRB ने बताया था कि जादू टोना से 88 और मानव बलि से 11 मौतें हुई हैं। अध्ययन में पता चला है कि 2000 से 2016 के बीच केवल डायन का आरोप लगाकर 2500 से ज्यादा लोग मरे हैं। हर साल हत्या और अपहरण के मामले करीब 100 से 150 की जान जाती है। अंधविश्वास की वजह से समझिए क्या इसके पीछे की वजह है, आखिर अंधविश्वास इतना लोगों में क्यों फैला हुआ है। तो शिक्षा की कमी है,
लोगों में और वैज्ञानिक चेतना की कमी है। पारंपरिक और धार्मिक अंधविश्वास बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में अंधविश्वास काफी हावी है और लोगों के इर्द गिर्द फैला हुआ है। बात करते हैं अब अगली खबर की और खूंटी की, जहां कुएं में जंगली हाथी के गिर जाने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला है। खूंटी से आई रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें देखिए। जब मौत के कुएं में गिरा हाथी जिंदगी की आखिरी पल में बस चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, तभी ये उम्मीद की डोर थामे आए वहां के स्थानीय लोग, जिन्होंने जंगली हाथियों के चलते कई अपनों को खो दिया, लेकिन फिर भी इंसानियत दिखाते हुए हाथी को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। लोगों की भारी भीड़ और कुएं में गिरा हाथी, ये तस्वीरें खूंटी की हैं, जहां बुंडू वन प्रक्षेत्र के सूनाहातू थाना क्षेत्र के सरियाद गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जहां अचानक हाथी कुएं में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने उसे सकुशल बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन और अन्य संसाधनों की मदद ली। कुएं के किनारे को काटकर एक दूसरा रास्ता बनाया गया ताकि हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बोरिंग के जरिए पानी छोड़ा गया। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत किया, जिसके बाद सफलता मिली और हाथी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही हाथी तेजी से वहां से दूर चला गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। पिछले कुछ दिनों में झारखंड के अलग अलग जिलों जैसे गढ़वा और कोडरमा में भी हाथियों के आतंक की खबरें सामने आई हैं, जहां हाथी के हमले से कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन कई जिलों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जहां कभी हाथी तो कभी हाथी का बच्चा कुएं में गिर जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिहायशी इलाके में हाथी का आना सिर्फ लोगों की जान पर खतरा नहीं है, बल्कि हाथी की जान भी खतरे में आ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। तो गांव वालों ने मिलकर सुरक्षित हाथी का रेस्क्यू कर लिया। अब आपको खबर समझाते हैं। देखिए, खूंटी में कुएं में हाथी गिर गया था, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। सोनाहातू सारियात क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को मिली, लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद हाथी का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। जेसीबी और अन्य उपकरण की मदद से रेस्क्यू किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों की नाराजगी भी सामने आई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। और आपको बता दें कि ये हाथी का झुंड ही है जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है रिहायशी इलाके में आकर। लेकिन क्योंकि आज एक हाथी कुएं में गिर गया था और बार बार उसकी आवाजें आ रही थी, तो लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए उसका रेस्क्यू किया है।